स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्रथम वर्ष का 7वां प्रश्न पत्र योग शिक्षा की इकाई 2 5 अंकों की आती है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं डीएलएड का फर्स्ट ईयर का 7वां प्रश्न पत्र जो कि है योग शिक्षा, उसका इकाई 2। तो जी हां स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकाई 2 के अंक विभाजन की, इकाई 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की, साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और इसके उत्तर कैसे लिखने हैं उस सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एंड तक देखिए। और साथ ही साथ आप दूसरे अन्य विषयों की, प्रथम वर्ष के विषयों की, द्वितीय वर्ष के विषयों की अगर आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर देखना तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सारे वीडियोस पे मौजूद हैं। बार बार स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, सर ये विषय के लाइए, वो विषय के लाइए। भाई साहब, सभी विषयों की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, चैनल पे चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक करो। सबसे पहले सारी वीडियो आपको मिलेगी। जी हाँ, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, सब मिलेगी आपको नाम के हिसाब से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही अच्छे से नोट्स, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ पीडीएफ नोट्स और सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप परीक्षा में 90% तक का स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट को शेयर जरूर कीजिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि जब भी कोई नई मैं वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई 2 की, जिसका नाम है योग का विकास। जी हां, इसकी पहली इकाई थी योग का परिचय और ये दूसरी इकाई है योग का विकास। पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात जो योग का विकास हुआ है उसके बारे में इस पूरी इकाई में पढ़ना है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस इकाई के अंक विभाजन की। तो इस इकाई के अंक विभाजन की बात करें तो इकाई 2 कुल 5 अंकों की आती है। इकाई 1 भी 5 अंक की थी, वहां पर 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। बट इकाई 2 जो है ये 5 अंकों की तो है, लेकिन इसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। वहां 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे और यहां पर 4 मार्क्स का ही एक बड़ा प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से इसका अंक विभाजन है। तो यहां से एक एमसीक्यू आएगा और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू जो बताऊंगा उसमें से गारंटेड आएगा। मैं आपको गिन के 6 से 7 एमसीक्यू बताएंगा, उसमें से ही एक एमसीक्यू आना है। साथ ही साथ जो प्रश्न उत्तर बताऊंगा गारंटेड है, उसमें से ही प्रश्न आएगा। आपको उत्तर कैसे लिखना है डीएलएड का मैं ये भी बताऊंगा। तो 2 जून की जो परीक्षा होने वाली है डीएलएड की, उसमें आप सफलता पा सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारी योग शिक्षा इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो इकाई 2 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है। पहला ही एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि योग अभ्यास के लिए जब हम बैठते हैं तो सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो वो होगी पंक्ति में बैठना, छोटे गोले में बैठना और अर्धचंद्राकार में बैठना। अब देखो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है 3 उत्तर। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ में क्या पूछता है कि यही प्रश्न पूछेगा, योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है। पंक्ति, ब छोटे गोले, स अर्धचंद्रकार, द उपयुक्त सभी। बताओ इसमें से कौन सा टिक करोगे आप। तो द, क्योंकि तीनों उत्तर है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से लिख कर दिया। तो याद रखिएगा कि योगाभ्यास के लिए कौन से स्थान में कौन से उपयुक्त विधि होगी, कौन से आसन में बैठना है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो वही पंक्ति विधि और छोटे गोले वाली विधि या फिर अर्धचंद्रकार वाली विधि सबसे सही होती है योगाभ्यास करने के लिए। तो ये हो गया पहला एमसीक्यू। दूसरा, आसन होते हैं। भाई आसन कितने प्रकार के होते हैं। आसन होते हैं उचित एवं अनुचित। शारीरिक प्रकार का आसन, स्थिर में गतिमान आसन। जी हाँ, ये 3 प्रकार के आसन होते हैं। कौन से 3 प्रकार के आसन। पहला है उचित एवं अनुचित, शारीरिक प्रकार का आसन और स्थिर में गतिमान। स्थिर मतलब स्थिर होके भी कुछ एक्ट करते रहना, तो स्थिर एवं में गतिमान। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के हैं। इन तीनों को क्या है, यही आसन का प्रकार है। यही 3 आसन के प्रकार होते हैं। अगर आपको एक प्रकार लिखने बोले तो 1 लिख दीजिए, या 2 मार्क्स आपको ऐसे 4 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे और समझाने बोले तो भी आप उसमें 4 ऐसा तीनों लिखिए। ठीक है, 4 मार्क्स से तो नहीं पूछेगा, एमसीक्यू ही पूछेगा, पर ध्यान रखना कैसे करना है। तो और साथ ही साथ अगर आपको 3 में से चुनने बोले, 4 में से एक सही टिक करो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो अ, ब, स और द होगा उपयुक्त सभी। तो कौन सा लगाएंगे, उपयुक्त सभी, ऐसे लगाएंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्म का अर्थ है, पद्म का अर्थ है भाई पद्मासन में से पद्म होता है ना, पद्मासन कैसे किया जाता है, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पर पद्म का अर्थ है कमल का फूल। पद्मासन कमल के फूल की अवस्था में, कमल का फूल कैसे खिलता है, कैसे बैठा रहता है, पानी में कैसा रहता है, तो उसी आसन में, इस आसन का नाम क्या पढ़ा है उसी प्रकार से पद्मासन, यानी कमल पद्म। पद्मासन में से पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। पद्म का अर्थ क्या है, कमल का फूल। उसी की तरह आसन करना पद्मासन। अगला प्रश्न,
अंतः कक्ष खेल है। अंतः कक्ष यानी अंदर, कक्षा के अंदर खेले जाने वाले खेल। भाई कौन से खेल होते हैं कक्षा के अंदर? इंडोर गेम्स, जिसे भीतरी गेम्स भी कहते हैं, भीतरी खेल भी कहते हैं, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी, ताश के पत्ते, सुडोकू, शतरंज। ये सब क्या है? ये तो कक्षा के भीतर, घर के भीतर खेले जाने वाले खेल है। घर के बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब क्या हो गया? घर के बाहर वाला हो गया। तो इंडोर गेम्स में क्या क्या आएगा? ताश, सुडोकू, शतरंज, लूडो, है ना, ये सारे जो गेम होंगे ये सब किसमें आएंगे? अंतःकक्ष के खेल है। ध्यान रखिएगा, अंतःकक्ष और बाहरी खेल। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी। अगर आपने पहली इकाई की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको पहली वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहली वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? भाई शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? जब शारीरिक शिक्षा दी जाती है, अर्थात जब कभी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का विषय पढ़ाया जाता है, योग सिखाया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि शरीर का, मानसिक का, यानी दिमाग का विकास होना चाहिए छात्र का, है ना। तो शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास, शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास होना चाहिए, इसीलिए शारीरिक शिक्षा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा देने का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास होना चाहिए। तो यहां पर दिया है, देखो भाई, शारीरिक विकास, गामक विकास एवं मानसिक विकास दिया हुआ है। अगला प्रश्न, संतुलित भोजन से अभिप्राय है। संतुलित भोजन का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। जी हाँ, संतुलित भोजन, हमने बचपन में पर्यावरण ईवीएस विषय पढ़ा होगा, उसमें संतुलित भोजन और बैलेंस डाइट के बारे में दिया था। जी हाँ, बिल्कुल यही है वो, कि संतुलित भोजन से क्या अभिप्राय है? ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास करे, हम हमारे सभी विटामिन, मिनरल जो हमें चाहिए वो सब कुछ जिस खाने से मिल जाते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन में भाई क्या होना चाहिए? सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साथ ही इसमें अनाज होने चाहिए, जैसे गेहूं, चावल, दाल, है ना, और उसमें क्या होना चाहिए? दूध उसके साथ, और फ्रूट्स भी होने चाहिए। तो ये हो गया पूरा हमारा क्या? संतुलित भोजन, जिससे हमें प्रोटीन मिले, दाल से प्रोटीन मिलेगा, सब्जियों से हमें विटामिन, मिनरल्स मिलेंगे, चावल से हमें ऊर्जा मिलेगी, कैलोरीज मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, साथ ही साथ हमें दूध से कैल्शियम वगैरह मिलेगा। तो ये हमारा बैलेंस डाइट है, कंप्लीट फूड है। तो संतुलित भोजन से अभिप्राय है सर्वांगीण भोजन, ऐसा भोजन जो सभी अंगों के लिए काम आएगा, सभी अंगों का बढ़ोतरी करेगा, सभी अंगों को हष्ट-पुष्ट बनाएगा। तो सर्वांगीण भोजन, संतुलित भोजन से अभिप्राय है सर्वांगीण भोजन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं? शारीरिक और जो खेल, शिक्षा व खेल होती है, शारीरिक शिक्षा व खेल देने के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं? तो 12। उसका उत्तर क्या होगा? 12। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत 12 उपविषय आते हैं, ध्यान रखिएगा। और कभी मैं अक्सर बताता हूं कि जब आप ऐसे लिखे 12, 13 ऐसा उत्तर लिखना हो तो मैथ्स में, मैथमेटिकल नंबर में तो लिखे ही, अंकों में, साथ ही साथ इसको शब्दों में भी लिखे, 12 12। ठीक है, अंक में भी लिखना है, शब्द में भी लिखना है। तो ये आपने लिख दिया भाई, शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत 12 उपविषय आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, योग की 4 श्रेणियां कौन सी है बताइए। भाई योग की 4 श्रेणियां कौन सी है? भाई 4 श्रेणियां कौन से? 4 भाग। तो पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग, चौथा है क्रिया योग, है ना। तो कर्म के क्या है? 4 योग, ये योग दिए हुए, कर्म के नहीं, योग की 4 श्रेणियां, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्या है आपका? क्रिया योग। ठीक, अब एक ऐसे लिख दोगे परीक्षा में तो 4 नंबर तो मिलने नहीं वाले, 2 लाइन में लिखने से 4 नंबर नहीं मिलते। हम लिखना कैसे, ये बस सुन लीजिए, मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब कभी ऐसा प्रश्न आए, योग की 4 श्रेणियां कौन सी है बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए, योग की 4 श्रेणियां निम्नलिखित हैं, ऐसा प्रश्न में से उठाकर बनाइए ना, क्वेश्चन ही देखकर आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो योग की 4 श्रेणियां निम्नलिखित है। नंबर 1 कर्म योग, नंबर 2 भक्ति योग, नंबर 3 ज्ञान योग, नंबर 4 क्रिया योग। अब फिर उसके नीचे नीचे अलग से समझाइए एक एक को। पहले लिखिए कर्म योग। कर्म योग वह योग होता है जिसमें हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हुए कर्म करते हैं, उसे ही कर्म योग कहते हैं। ये आप लिख दोगे, हो गई 2-3 लाइन की थ्योरी। फिर जाएगा नंबर 2 पर, भक्ति योग। भक्ति योग वह योग है जिसमें हम भगवान के दिए गए संदेशों का उपयोग करते हुए उनकी बात को, भगवान के संदेश को, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, सभी में बुद्धि का उत्सर्जन करते हैं, इसको बोलेंगे भक्ति योग। अब तीसरा नंबर दीजिए, तीसरा नंबर हेडिंग लगाइए, डैश दीजिए, उसमें लिखिए ज्ञान योग। इसमें मन का उपयोग किया जाता है, मन का उपयोग करते हुए ज्ञान का उत्सर्जन किया जाता है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक कार्य किए जाते हैं और विश्व को डेवलपमेंट यानी कि प्रगति की ओर लेकर जाया जाता है। तो इसमें समाज का भला किया जाता है, इसमें मन का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर क्रिया योग। इसमें हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कोई क्रिया करते हैं जिससे समाज का, संसार का क्या हो? भला हो, स्वयं का भी भला हो किंतु संसार का, समाज का भी भला हो। तो ये हो गया क्रिया योग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? भाई विश्व योग दिवस ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 4 नंबर के लिए थ्योरी भी लिखने आ सकता है। तो विश्व योग दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 21 जून को। विश्व योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना बताना है तो कैसे, देखिए पहली बार मतलब योग को इतना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने लाना, ये कार्य किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पूरे विश्व के सामने योगा का प्रस्ताव रखा कि विश्व योगा दिवस मनाना चाहिए। योग बहुत ही लाभकारी चीज है, इससे अनेक रोगों का निवारण होता है, बहुत बढ़िया चीज है, इसको मानना चाहिए। तो पूरे विश्व ने इसमें हामी भरी, पूरी दुनिया के सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र में 200 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि आए रहते हैं, 200 से ज्यादा देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और आज पूरी दुनिया में 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और योगा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कोई पैसा खर्च नहीं होता योग में, घर बैठे किया जा सकता है, टीवी पे मोबाइल पे देख के किया जा सकता है, दूसरों को सिखाया जा सकता है। और आज योगा एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। हमारे यहाँ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर योग अलग से विषय पढ़ाया जाता है। विदेशों से आते हैं लोग, योग सीखते हैं और अपने कॉलेजों में, अपने देशों में जाकर वहां पर पढ़ाते हैं। और हमारे देशों में भी कई विषयों में, कई स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में योगा एक फिजिकल एजुकेशन के रूप में जोड़ दिया गया है, योग और खेल को जोड़ दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज योग का महत्व सभी जानते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी बीमारियों में डॉक्टर हार मान जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है, बस घर पे जाइए, योगा कीजिए, योगा से ठीक हो सकता है। कितने ही लोग जो पैरालिसिस थे, अपाहिज थे, और जो जिनको पैरालिसिस अटैक, तो वो सारे लोग जो हैं कई बार योगा करने से ठीक हो गए, और योगा से उनके पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन कुछ तो उनकी हालत में सुधार आया। तो योग बहुत अच्छी चीज है, योग से अनेक रोगों का निवारण होता है। आपने बाबा रामदेव को भी सुना होगा यही बोलते हुए, ठीक। तो ये सब बड़े बड़े डॉक्टर, सभी डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई योगा करना चाहिए, योगा करने से ही हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग के 5 तत्वों के बारे में बताइए। भाई योग के 5 तत्व कौन से? 5 तत्व वो होते हैं, 5 एलिमेंट, जिनसे हमारी बॉडी बनी है, हमारा शरीर बना है। यानी अग्नि, हवा, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये 5 एलिमेंट। जी हाँ, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 एलिमेंट से 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना है। अगर इन आपने देखा हो तो मृत्यु होती है तो उसे दफनाया, जलाया जाता है, तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन होना, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल गए। तो हमारी जो शरीर है हमारा, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है, और हम मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 चीजों में हमारा विलय हो जाता है। तो अगर हम इन 5 चीजों का अपने शरीर में एक बैलेंस बनाए रखे, स्थिर रखे, समानता अंतर रखे, तो हमारा शरीर अनेक रोगों से मुक्त रहेगा, हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ रहेगा। तो यही 5 तत्व है। योग से इन 5 तत्वों को ही कंट्रोल किया जाता है, ताकि 5 तत्वों से हमारा क्या शरीर रहे, सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे। अगला प्रश्न, योग सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? ये जो योग सूत्र होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो योग सूत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हठ योग और राजयोग। कितने भागों में बांटा गया है? हठ योग और राजयोग। किसको बांटा गया है? योग सूत्रों को बांटा गया है। तो योग सूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, हठ योग और राजयोग। ध्यान रखिएगा, हठ योग वो होता है जिसमें शरीर को एकदम हठी मुद्रा, कठोर मुद्रा में रखकर तब किया जाता है, योग किया जाता है कठिन परिश्रम से, ठीक। और राजयोग में आसान से एक स्थिर मुद्रा में आके, आरामदायक मुद्रा में आके योग किया जाता है। तो योग में योग सूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, हठ योग और राजयोग, याद रखिएगा। अगला, आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण हो रहा है, समझाइए भाई। आधुनिक युग में, इस मॉडर्न जमाने में योग का पुनर्जागरण हो रहा है, योग को बहुत मान रहे हैं सब लोग, ऐसा क्यों है? तो भाई देखिए, योग को पूरी दुनिया में आजकल पहचान मिल रही है। योग जो है बिना पैसे के खर्च के ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। लोग जिम जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी बॉडी नहीं बनती, और बॉडी बनती भी तो उससे बॉडी फूलती है, स्वस्थ नहीं रहता। शरीर बाहर से स्वस्थ रहता है जिम में, लेकिन अंदर से नहीं। किंतु योग करने से बाहर और भीतर दोनों तरह से स्वस्थ होता है हमारा शरीर। आप रामदेव बाबा को देखते होंगे, योग करने से उनकी बॉडी देखिए कितने स्वस्थ हैं, बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक यंग आदमी की तरह है बिल्कुल योग, रामदेव बाबा भी। तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हैं सारा कुछ, ठीक। तो ये हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी पसंद आई है, ये क्वेश्चन आपको जरा से भी अच्छे लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि भाई ये जो सारे उत्तर हैं सही हैं, इसमें से कोई गलत तो नहीं है। अगर कोई लगता है तो आप सही जवाब कमेंट कीजिए, और मैं अगली बार किस वीडियो की सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं ये भी बताइए। और साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। और आप इसके नोट्स चाहते हैं डिटेल में, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत कम दाम में नोट्स मिलेंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% ज्यादा गेन कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं हम दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डीएलएड की इस परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और उनके उत्तर भी देखेंगे तो 4 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों की बात करें तो उसमें से प्रश्न क्रमांक 13 है, वैदिक योग क्या है समझाइए। जी हाँ, इसके चांस बहुत हैं तो ध्यान दीजिएगा। वैदिक योग क्या है इसको समझाइए। तो वैदिक योग क्या होता है भाई, ऋग्वेद और 3 प्राचीन ग्रंथ। आप जानते हो कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के नाम जानते हैं। तो इन वेदों में जो ज्ञान रखा गया है और उसमें जो क्रियाएं बताई गई हैं उसे ही क्या कहा जाता है, यौगिक ज्ञान कहा जाता है। वही क्या हमारा वैदिक योग है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद और 3 प्राचीन ग्रंथों में पाई जाने वाली यौगिक शिक्षाएं जो ऋग्वेद में है और बाकी के 3 वेदों में जो शिक्षाएं हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में पाई जाने यौगिक शिक्षाएं हैं, उन्हें ही वैदिक योग के नाम से जाना जाता है। उन्हें ही वैदिक योग के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक योग क्या है भाई, तो बताएंगे कि ऋग्वेद और बाकी के जो 3 प्राचीन ग्रंथ है उनमें जो यौगिक शिक्षाएं दी गई हैं, योग के बारे में बताया गया, वही सब क्या है वैदिक योग के नाम से जाना जाता है। ठीक, और वो कौन से हैं, तो यजुर्वेद जिसमें यज्ञ के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया है, सामवेद जिसमें भजन के बारे में सब कुछ ज्ञान है, अथर्ववेद जिसमें अर्थवन या मांत्रिक के बारे में दिया गया, ऋग्वेद के बारे में तो पूरा का पूरा वही है, जड़ी बूटियां और सारा योग ही उसमें दिया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो वही ये 3 जो दूसरे वेद हैं और ऋग्वेद है इनको पकड़ लिया जाता है। तो चारों में जो ज्ञान है वही सब क्या है वैदिक योग है। उसमें जो योग की शिक्षाएं दी गई हैं उसे ही वैदिक योग के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया पहला उत्तर। इसको आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, यजुर्वेद यज्ञ। तो इसमें लिखिए कि यजुर्वेद जो है ये हमारा दूसरा योग है जिसमें यज्ञ के बारे में सारी विधियां दी गई हैं, यज्ञ किन विधियों से किन योग के द्वारा किया जाता है और कई प्रकार की जो शिक्षाएं यौगिक शिक्षा इसमें दी गई हैं। फिर दूसरा लिखेगा सामवेद, फिर उसमें भी 3-4 लाइन की ऐसी थ्योरी। फिर लिखेगा अथर्ववेद, उसमें भी ऐसी 3-4 लाइन की थ्योरी। तो इस प्रकार से हमको पूरा लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि योग शिक्षा के विभिन्न आयामों को बतलाइए। भाई योग शिक्षा के विभिन्न आयाम यानी योग शिक्षा क्यों करते हैं, योग शिक्षा क्यों दी जाती है, या योग शिक्षा हासिल करने के बाद हमारे अंदर कैसा परिवर्तन होगा उसकी बात। ठीक है, तो देखिए योग शिक्षा से शारीरिक लाभ, भाई योग शिक्षा अगर होगी तो शारीरिक लाभ होगा। योग शिक्षा से मानसिक विकास भी होता है, बुद्धि का विकास भी होता है, रचनात्मकता विकास होती है, हमारे अंदर रचनात्मक शक्ति क्रिएटिविटी बढ़ती है। चौथा, योग में रोजगार की प्राप्ति भी होती है। अगर आप योगा सिखाना जानते हैं तो आप योग शिक्षक बन सकते हैं स्कूलों में, और अपना आश्रम खोलकर या फिर ऑनलाइन भी आप योग सिखा सकते हैं। साथ ही साथ योग शिक्षा से नैतिक विकास यानी कि हमारे मोरल वैल्यूज हम अच्छा सीखते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं योग करने से, क्योंकि हमें योग अच्छी शिक्षा देता है। और फिर योग शिक्षा से सामाजिक विकास, योग अगर सभी लोग सीखेंगे तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी बीमारियों से दूर रहेंगे, सभी के अंदर नैतिक विकास होगा और सभी के अंदर सामाजिक मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तो पूरा समाज ही सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये योग के सारे क्या है फायदे हैं। इनको एक एक को लिख के आप डिटेल में 2-4 लाइन की थ्योरी, दूसरा लिख के फिर 2-4 लाइन की थ्योरी, ऐसे करके आप 5, 6, 7 को ऐसे समझाएंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे अच्छे से। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी आ चुका है। अष्टांग योग पर एक लिख लिखिए, या फिर अष्टांग योग क्या है विस्तार से समझाइए, ऐसा पूछ सकता है प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग क्या, चलिए देखते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन उनका 8 अंगों से युक्त योग है। महर्षि पतंजलि ने योग के लिए एक 8 सूत्रों का पूरा योग शिक्षा दिया हुआ है, किताब लिखी हुई है, सूत्र बताए हैं कैसे योग किया जाता है। उन्हीं 8 योग सूत्रों को कहते हैं अष्टांग योग कहते हैं। उसे ही उन 8 सूत्रों को ही अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। किसने दिया है, महर्षि पतंजलि ने। तो हो सकता है हमसे पूछ दे कि ये 8 योग सूत्र या अष्टांग योग सूत्र किसने दिया है, तो महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन से 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। जी हाँ, तो ये जो आपको दिख रहे हैं यही क्या है हमारे, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। अब ये जो धारणा है इसमें एक अवधारणा भी है और एक धारणा भी है, तो ये गलत नहीं है, लगभग उसी तरह से बोलते हैं, दोनों को एक ही नाम है, तो साथ ही बताते हैं, लेकिन ये धारणा को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। तो धारणा अवधारणा ऐसे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुल 8 हो गए यहाँ पर। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, अवधारणा या धारणा या फिर समाधि। इस प्रकार से ये 8 जो योग के सूत्र बनाए हैं इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। ये किसने बनाया, महर्षि पतंजलि ने बनाया, इन्हें ही अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए योग को अनुशासन के रूप में समझाइए। भाई योग को अनुशासन के रूप में समझाइए कि योग जो है कैसा अनुशासन, मतलब योग से कैसा अनुशासन आता है, योग किस प्रकार का अनुशासन देता है, इन सब बातों को समझना है। तो इन सब बातों को अगर समझना है तो योग से आपको लिखना पड़ेगा कि योगा से हम प्रतिदिन योग सुबह उठ के करते हैं, शाम को करते हैं, तो प्रतिदिन एक नियम बन जाता है, तो बॉडी जो है एक रूटीन में आ जाती है और एक अनुशासन आ जाता है। और योग जो है मन को शांतचित्त रखता है, शारीरिक और मानसिक विकास करता है, तो इन सबसे अनुशासन आता है।
तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके 16 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस इकाई 2 से 5 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू भी थे, ये सब भी थे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत जरा से ही पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कौन से विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे किस प्रकार का वीडियो बनाओ, तो कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो आप कौन से जगह से देख रहे हैं, कौन से राज्य से, कौन से जिले से देख रहे हैं, ये भी कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बहुत कम दाम में नोट्स मिलेंगे जिससे आप बोर्ड परीक्षा में 90% भी गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।